गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस समय चल रही है टेंस की सीरीज और टेंस की सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस में प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा भाग है और मैं आज इसको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप एक मैच देखोगे कि आपको टेंस पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। VH इंटरटेनमेंट अब VH स्टडी पॉइंट हो गया है, तो आप चैनल का नाम बदला हुआ देख करके घबराए नहीं, VH स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। इसके प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी कि जो काम जारी हो, यानी कि जो काम चल रहा, वो कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। कौन सा होगा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस में दूसरा इसका जो नाम होता है वो होता है इम्परफेक्ट, यानी कि काम पूरा नहीं हुआ है, वो इम्परफेक्ट है, यानी कि काम अभी चल रहा है, उसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस या फिर कंटिन्यूअस टेंस। और इसका तीसरा नाम है प्रोग्रेसिव, यानी कि जो काम प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो पहचान है, हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हिंदी के वाक्य लिखे होते हैं, हिंदी के वाक्यों में जो पहचान है वो है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या आदि शब्द हैं। यानी कि रहा है, कोई भी हिंदी वाक्य लिखा होगा, जैसे भी देखिए लिखा हुआ है कि वह आज स्कूल जा रहा है, तो वाक्य के अंत में लिखा क्या है? रहा है। इसे पहचान हो गई कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी में क्या होगी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, यही शब्द मिलेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब समझते हैं थोड़ा सा और कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है यानी कि इम्परफेक्ट टेंस होता है, इसमें काम कंटिन्यू जारी रहता है। यानी कि इससे पता क्या चलता है कि स्कूल जा रहा है, यानी कि जाने का काम अभी हो रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई दूसरा समझ लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, यानी कि अभी खाना खाने का काम हो रहा है, यानी कि काम कंटिन्यू है, लगातार काम जारी है। तो जो काम जारी है यानी कि कंटिन्यू है, वही क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब रहा है, अगर है आता है यानी कि प्रेजेंट है, तो ऐसे टेंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी की पहचान हो गई। हाँ, हिंदी में अगर वाक्य लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? अब देख लेते थोड़ा सा अंग्रेजी में किसकी पहचान क्या होगी। तो अंग्रेजी में पहचान हम ज्यादातर जो करते हैं वो नियम से ही करते हैं। बेसिकली नियम हमको अगर याद होगा या नियम पता होगा कि कौन से टेंस में कौन सा नियम फॉलो हो रहा है, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। अभी के लिए देखते हैं, तो अंग्रेजी में अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, इंग्लिश कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि उसमें इज एम आर, इनमें से कोई एक सहायक क्रिया, चाहे वो इज हो, एम हो या फिर आर का प्रयोग हुआ हो, और उसके साथ में वर्ब यानी कि जो हमारी क्रिया होती है वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हो। ध्यान रखिएगा आप कि जब भी हम आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, यानी कि किसी के साथ में जब आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा हमेशा से वर्ब की जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जुड़ेगा, सेकंड या थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं जुड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होगी, इज एम आर लगा होगा, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल इसमें भी समझ लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है? इम्परफेक्ट यानी कि कंटिन्यूअस टेंस की ही ये हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है इज। और यहाँ पे वर्ब है हमारा गो, गो के साथ में यूज हुआ है आईएनजी, गो के साथ में किसका यूज हुआ? आईएनजी। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी, इससे पहचान कौन सी होगी? ये पहचान ये हो गई, ये क्लियर हो गया। हाँ, ये जो टेंस है, यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी और अंग्रेजी में
हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाने या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। अब ये आसानी से तो समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं कि इनमें जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस में सबसे जो फर्स्ट आता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का नियम क्या है? अगर कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया हुआ है, हिंदी में है, उसकी हमने पहचान कर ली कि हाँ ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का है, तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, उसका अनुवाद कैसे करेंगे, या फिर अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसको कैसे समझेंगे या कि हाँ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नियम लिख रखा है। चलिए समझ लेते हैं एक बार नियम क्या है। तो नियम यह है कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। वाक्य में जो मुख्य काम को कर रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। यह हो सकता है कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन, यानी कि कोई भी नाम हो सकता है किसी का, या फिर कोई सर्वनाम हो सकता है जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर ही, सी, इट, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास में जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसमें कौन कौन सी है? सहायक क्रिया है इज, एम और आर। तो इज, एम, आर तीन सहायक क्रिया है। इन तीन सहायक क्रियाओं को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जिसमें इज का प्रयोग जो किया जाता है वह इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन। जो भी एक वचन के सब्जेक्ट होंगे, जो भी एक वचन का कर्ता होगा, जैसे ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, तो उनके साथ में हम यूज किसका करेंगे? इज का यूज करेंगे। ठीक। आर का प्रयोग देख लेते हैं कि आर का प्रयोग कहां पे होता है। आर का प्रयोग जो होता है वो होता है प्लूरल नंबर के साथ में। प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। जो भी बहुवचन के सब्जेक्ट्स होंगे, बहुवचन के जो कर्ता होंगे, उनके साथ में आर का प्रयोग करेंगे कहीं पे भी, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी वाक्य है, अगर उसमें जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर होने की वजह से वहां पे आर का प्रयोग हम करते हैं। अब बात कर लेते हैं एम की। तो एम का प्रयोग यानी कि इसमें से एक बचता है जो एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ में, यानी कि जब हमारा कर्ता मैं यानी कि आई है तब उसके साथ में प्रयोग किसका करेंगे? तब हम प्रयोग करेंगे एम का, यानी कि ये सिंगल आई के साथ में यूज होता है, और बाकी के जो इज है ये सिंगुलर के साथ में, आर है ये प्लूरल के साथ में। अब इसके बाद में आ जाते हैं आगे और देखते हैं कि हाँ जो हमारी वर्ब है यानी कि क्रिया, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जैसा कि अभी हमने आपको समझा दी, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। देन इसके बाद में अब जो हमारा कर्म बचता है, यानी कि सेंटेंस में जो हिंदी के वाक्य होंगे इसमें जो कर्म बचता है, इस कर्म को यहाँ पे हम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद में अगर कोई और कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो लास्ट में हम लिख देंगे उस कॉम्प्लीमेंट्स को जो कि वाक्य में आया हुआ है। लेकिन ध्यान रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ये कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं एक दो एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट वन हमने यहाँ पे लिख रखा है, जो नियम अभी लिखा था सेम वही नियम लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, नियम वही लिखा है। अभी इसमें हमने एक चीज़ और बढ़ा दी है, कभी हमने समझा आपको कि इस का प्रयोग कहाँ पे करना है, आर का प्रयोग कहाँ पे करना है, और एम का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो आप देख सकते हैं इस का प्रयोग हम ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, और कोई भी एक वचन का नाम यानी कि कोई भी नाउन हो तो उसके साथ में करेंगे। लेकिन आर का प्रयोग हम यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में करेंगे, और कोई भी बहुवचन का नाम हो तो उसके साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे, और एम का प्रयोग आई के साथ में करते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसका हम अनुवाद कैसे करते हैं, एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वे पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं। तो दोस्तों अनुवाद करते समय जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, उस टाइम पे भी मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप अनुवाद की बात सोचें, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी बनाने की बात सोचें, तो ऐसे में सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी टेंस की, कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस की पहचान के लिए सबसे पहले देखेंगे वाक्य के लास्ट में जो हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, उसके आखिर में देखेंगे कि आखिर में क्या लिखा हुआ है।
तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रहे हैं, तो रहे हैं का मतलब कि यानी कि काम हो रहा है, कंटिन्यू है, काम जारी है। तो जब काम जारी है यानी कि कंटिन्यू लगातार काम हो रहा है और काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, किस टेंस में होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान हो गई। इसके बाद में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सेंटेंस की पहचान करना। टेंस के बाद में सेंटेंस पहचानते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे वाक्य सीधा स्टेटमेंट को दे रहा है, बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है, नकारा नहीं जा रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, तो ये सीधा सीधा जो हो जाएगा ये सेंटेंस कहा जाएगा अफर्मेटिव, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। एक्सेप्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, एक कह रहा है कि हाँ वे पत्र लिख रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जो हो गए वो कौन से हो गए, अफर्मेटिव हो गए। अफर्मेटिव के लिए हमने यहाँ पे नियम लिख रखा है और इसी नियम के आधार पर अब इसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें हमने लिख रखा है, बस वही देखते जाइए कि सब्जेक्ट कहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे रखना है और कहाँ पे मेन वर्ब को रखनी है। इसके बाद जैसे ही आप लिख करके कंप्लीट करेंगे आपका अनुवाद पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पत्र लिख रहा है। पत्र लिख रहा है कौन, सबसे पहले प्रश्न पूछिए। अगर आपको कर्ता ज्ञात करना है, कर्ता जानना है, तो आप प्रश्न पूछिए कि कौन। तो कौन पत्र लिख रहा है, पत्र वे लिख रहे हैं, वे। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट यानी कि वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब दे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर में से कोई एक यूज करना है। तो इज एम आर में से कोई एक यूज करने के लिए भी आप देखोगे तो यहाँ पे दे, और दे के साथ में क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। दे के साथ में किसका यूज करेंगे, आर का। तो दे आर कंप्लीट हो गया, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद में हमको मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया यानी कि वे क्या कर रहे हैं, तो वे लिख रहे हैं, लिखना। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या हो गई, लिखना हो गई। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, दे आर राइट। लेकिन राइट लिखा है हमने, यहाँ पे क्या करा है, आईएनजी जोड़ना है। तो जब किसी भी वर्ब के साथ में, क्रिया के साथ में आईएनजी जोड़ रहे होते हैं तो वहां पे इस बात का ध्यान रखना होता है कि अंत में वावेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि स्वर आ रहा है या फिर व्यंजन। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वावेल यानी कि स्वर आ रहा है, तो यह जो स्वर होगा जब इसके साथ में दूसरे स्वर यानी कि आई को जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे आईएनजी। दे आर राइटिंग, वे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, राइटिंग ए लेटर। दे आर राइटिंग लेटर, वे एक पत्र लिख रहे हैं, वे पत्र लिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ पत्र कितना है, लेकिन यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे तो एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक, तो ये अब हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। कंप्लीट क्यों हो गया, क्योंकि अब इसके बाद में इस हिंदी वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बच रहा है जिसके कि हमने अंग्रेजी में अनुवाद ना किया हो, यानी कि सबका अनुवाद हमने अंग्रेजी में कर दिया, सबकी अंग्रेजी हमने लिख दी, और विद रूल यानी कि जो नियम था उसे नियम के साथ में अंग्रेजी को लिख दिया। तो ये वाक्य हो गया कंप्लीट। चलिए इसी तरीके से देख लेते हैं दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य है कि लड़के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये लड़के यानी कि क्या, बहुवचन प्लूरल है, बॉयज हो जाएगा। तो जब बहुवचन होगा तो बहुवचन यानी कि कोई भी जब नाउन यानी कि नेम होगा और जो बहुवचन होगा तो उसके साथ में प्रयोग किसका करना है, आर का। तो हो जाएगा बॉयज आर। अब इसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो जाएगा रीडिंग। बॉयज आर रीडिंग, यानी कि वर्ब के साथ में क्या जोड़ दिया, आईएनजी। ठीक, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और वर्ब के साथ में आईएनजी। बॉयज आर रीडिंग, अभी क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर लिख लीजिए, यानी कि अखबार, द न्यूज पेपर। अब देखिए ऑब्जेक्ट तक की बात होगी, यानी कि कर्म हमने लिख लिया। अब कर्म के बाद में कॉम्प्लीमेंट बच रहा है। कॉम्प्लीमेंट क्या बच रहा है कि लड़के यानी कि बॉयज हो गया, पढ़ रहे हैं यानी कि आर रीडिंग अखबार। अब बच क्या रहा है, कमरे में, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कर देंगे लास्ट में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे लिख देंगे इन द रूम, रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम। अब ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट, और कंप्लीट होने के साथ साथ में इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बन गया।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आई होगी। वीडियो की इस सीरीज में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम को समझाया है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अब जल्दी ही भी इस इंग्लिश की क्लास के साथ में अन्य सभी सब्जेक्ट की क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, कि उनका अनुवाद कैसे करते हैं और उनकी पहचान कैसे करेंगे। अगर किसी भी वाक्य में मिल गया आपको तो पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.